नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लंपी स्किन डिजीज़ पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। उसी के चलते आज हम डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ जी से मिलने आए हैं और वो हमें इस बीमारी के लक्षण बताएंगे और ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई, कैसे फैल रही है और इसका उपचार, उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, ये लंपी स्किन डिजीज़ है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये आज पूरे भारतवर्ष को परेशान कर रही है। जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं वो इससे काफ़ी परेशान हैं। हमारे जो कैटल पॉपुलेशन है, जो गायें और भैंसें हैं, इस बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित हो रही हैं। आज लगभग भारत के 8 स्टेट्स में ये बीमारी जा चुकी है। ये जो बीमारी है ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। आपने सुना होगा जैसे कि मनुष्यों में माता होती है, पॉक्स वायरस जिसको बोलते हैं, ये उसी तरह का एक वायरस है जो एक पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसको कैप्री पॉक्स वायरस बोलते हैं। जैसे गोट पॉक्स हुआ, शीप पॉक्स हुआ, ये लगभग लगभग मिलते हुए वायरस है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशुओं में बहुत तेज़ी से फैलती है और इस बीमारी की वजह से पशु के शरीर पर बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, पशु को बुखार आता है। अभी हम लक्षणों पे बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से जो है ये पशु को प्रॉब्लम में लेके आती है। उसके अलावा पशु का जो दूध है वो गिर जाता है और पशुपालक को बहुत सारा नुकसान इलाज के माध्यम से और दूध कम होने के माध्यम से उसको जो है बहुत सारा नुकसान होता है। निश्चित रूप से इस बीमारी पे बात करने की ज़रूरत थी। मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक ट्रांस बाउंड्री डिजीज़ भी है। ट्रांस बाउंड्री डिजीज़ मतलब कि ये अगर किसी एक देश में फैली हुई है तो इस बीमारी को दूसरे देश में जाने में टाइम नहीं लगता। इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से बीमारी आती है। ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, OIE, जो WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल हेल्थ के लिए बना हुआ है। तो OIE ने जो है इसको नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में रखा है। ये नोटिफाइबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जब ये बीमारी फैलती हैं तो जो पशुपालन जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होता है, उसको नोटिफाई करना होता है, बताना होता है गवर्नमेंट को कि ये बीमारी उनके क्षेत्र में आ चुकी है। जी सर, इस बीमारी के लक्षण क्या हो? देखिए, जैसे ही ये बीमारी पशु के शरीर में आती है, जैसे भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होगा तो लगभग 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि पशु के शरीर पर हल्की हल्की गांठें, बहुत बारीक से दाने जो हैं वो शरीर पर आपको दिखाई देंगे। शुरू में इसका साइज छोटा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, 4 दिन के बाद धीरे धीरे गांठें बढ़ती चली जाती हैं और इतना साइज़ बढ़ जाता है कि लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक का साइज़ एक गांठ का हो सकता है। कई बार ये गांठें शरीर के एक हिस्से तक होती हैं, कई बार ये पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जैसे कि ये गर्दन पर, उसके अलावा पीठ पर, उसके अलावा जो मज़ल होता है, जो पशु के आगे का काला हिस्सा होता है, उस पर, नाक के अंदर भी बन सकती हैं। इसके अलावा जो पैर है, टेल है, ये कहीं भी किसी भी जगह पर जो है ये गांठें बन जाती हैं और धीरे धीरे गांठें क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। पशु को बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है, पशु का दूध जो है वो गिर जाता है। धीरे धीरे पशु के नाक से जो है पानी बहना शुरू कर देता है, आँख से पानी बहना शुरू कर देता है और जो वायरीमिया है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा पशु के पैरों में अगर गांठें पड़ी हुई हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सब होने के बाद पशु को जो है महसूस होता है कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, उसको खड़े और बैठने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लंगड़ा के चलता है और धीरे 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 पशु अगर इससे ज़्यादा ग्रसित हो जाए तो हो सकता है कि पशु की मृत्यु भी हो जाए। ये जो गांठें होती हैं एक समय के बाद ये फट जाती हैं, फूट जाती हैं और इनमें से जो है एक पस जैसा स्राव जो है वो निकलता है और जब पस जैसा स्राव निकलता है तो ये घाव बन जाता है और इस घाव में और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो शरीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस बीमारी से ग्रसित पशु को मेस्टाइटिस, थनैला भी हो जाता है। उसके जननांगों पे ये गांठें बन जाती हैं। उसकी आंतों में ख़ास तौर से जो रेक्टम है और जो पशु का एबोमेज़म है उसमें भी गांठें बन जाती हैं। वो अल्सरेशन उसमें हो जाता है, पशु को दस्त भी लग सकता है। जो पशु का लंग होता है, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में गांठें बन जाती हैं। जो ट्रैकिया है, सांस की नली है, उसमें गांठें बन जाती हैं। लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है,
पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और निमोनिया जैसे लक्षण वो डेवलप होने लगते हैं और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कई तरीके से ये बीमारी पशु को परेशान करती है। तो सर, ये जो आपने बताया कि पशुओं में कैसे क्या क्या परेशानी कर रही है, तो अब हम जानना चाहेंगे बीमारी आई कहाँ से है? देखिए, बीमारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आती ही है। सबसे पहले अगर हम दुनिया की बात करें, 1929 में जाम्बिया देश के अंदर ये बीमारी आई थी, पहली बार डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे जो रशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया का जो एरिया है, रूस है, उसके अलावा जो अजरबैजान है, अर्मानिया है, अल्बानिया है, उस तरह के जो कंट्री आसपास के हैं वहाँ पर ये बीमारी फैली। फिर ये फैलते फैलते सऊदी अरबिया है, इराक है, ईरान है, वहाँ पर ये बीमारी आई। फिर धीरे धीरे बुल्गारिया, ग्रीस, इस तरह के देशों में फैलनी शुरू हुई और करते करते आज ये बीमारी वो हमारे एशिया और हमारे भारतवर्ष में भी आ गई है। जो पहला केस देखने को मिला था हमारे यहाँ, वो 2019 में उड़ीसा में देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में बीमारी आई, धीरे धीरे ये बीमारी 8 प्रदेशों में फैलती चली गई और आज लगभग सब जो स्टेट्स हैं जो इस बीमारी से अफेक्टेड है, वहाँ पर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। धीरे धीरे सरकार का प्रयास है कि इस पर जो है कंट्रोल किया जाए। तो सर, इसमें कितने % चांस होते हैं कि पशु संक्रमित हो, और जो पशु संक्रमित हो उसके कितने % चांस होते हैं कि वो शायद मर भी जाए? देखिए, जो इसमें संक्रमण होने की दर है, जिसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं, तो मॉर्बिडिटी जो है वो लगभग ये मान के चलिए कि 1% से लेके लगभग 40% तक जो है इसमें मॉर्बिडिटी होती है, 40 से 45% तक। आमतौर पर जो मॉर्बिडिटी है वो इस पूरे रेंज के अंदर होती है, कभी 10% है, कहीं 15% है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे मॉर्बिडिटी डिपेंड करती है। कई बार ये 100% भी हो सकती है। और रही बात जितने पशु इससे अफेक्ट होते हैं और उनमें से कितने पशु मरते हैं, तो इसकी जो एवरेज मॉर्टेलिटी रेट है वो 10% का है। ये कभी कभी बढ़ के 40% तक भी चला जाता है। सर, जो आपने ये परसेंटेज बताया, तो इसके किन बातों पर ये निर्भर होता है, कारण क्या होता है? देखिए, जो पशु में जो मृत्यु दर है या मॉर्बिडिटी है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक तो ये है कि जहाँ पर पशु रखे जाते हैं, जो पशु की डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, एक स्थान पे कितने पशु हैं। उसके अलावा जो वेक्टर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये बीमारी एक्चुअली मक्खी, मच्छर और टिक, जो खून चूसने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके काटने से होती है। तो आपके आसपास के एरिया में मक्खी मच्छर का प्रकोप कितना है उस पर निर्भर करता है। फिर इसके अलावा ये भी निर्भर करता है कि आप मान लीजिए किसी गांव में हैं, तो आपके आसपास जो वाटर बॉडी है, कोई तालाब तो नहीं है, तालाब कितनी दूरी है आपके गांव से, आपके जो फार्म है वहाँ से कितना दूरी पे है वाटर बॉडी, उस पर डिपेंड करता है। एनिमल की एज पे डिपेंड करता है। एनिमल अलग अलग फेजेस में होते हैं। कुछ एनिमल जो नए दूध वाले होते हैं, जो जिन्होंने अभी अभी बच्चा दिया है, वो होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए। फिर एनिमल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो उसको किस प्रकार का पोषण दिया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। अगर पशु ऑलरेडी कमज़ोर है, किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, तो वो जल्दी से इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाएगा। इसके अलावा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर निर्भर करता है कि ये बीमारी उसको कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो बहुत सारे कारक हैं। इवन जो हवा का बहाव है, हवा की गति है, वो भी बीमारी को किस तरह से होगी इसको कंट्रोल करती है। तो बहुत सारे कारक हैं जिस पर ये बीमारी निर्भर करती है। सर, इस बीमारी के लिए पशुपालक को क्या एहतियात रखना चाहिए? देखिए, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके पशु के शरीर पर जो है दाने दिखाई देने शुरू होते हैं, पशु के शरीर पर जो दाने बनते हैं वो बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दाने बनते आपको दिख रहे हैं तो आपके कान एकदम से खड़े हो जाने चाहिए, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि आपके गांव में, आपके एरिया में कहीं और इस तरह के लक्षण किसी और फार्म पर या किसी और पशुपालक के यहाँ तो नहीं है। अगर केवल आप ही के यहाँ है और कहीं नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सुना है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के केसेस वो फैलते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बीमारी LSD है, लंपी स्किन डिजीज़। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत पशु को अलग जो है वो बांध कर रखना चाहिए,
जिस तरह से कोरोना में क्वारंटीन शब्द का आपने नाम सुना होगा, आप जो बीमार होते थे उनको अलग से रखा जाता था, जिन पे डाउट होता था उनको अलग से रखा जाता था उन मनुष्यों को। ऐसे ही यहाँ पे पशुओं को भी क्वारंटीन करके रखना चाहिए, पशु को अलग बाड़े में रखना चाहिए। जो स्वस्थ पशु उनको अलग कर देना चाहिए, जो स्वस्थ पशु हैं उनको टीकाकरण कर देना चाहिए, और जो बीमार पशु है उसका इलाज कर देना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जो पशु का इलाज करना है, आप पशु चिकित्सक के पास जाइए, पशु चिकित्सक से पूरी जानकारी लीजिए, अपने आप इलाज करने का जोखिम मत उठाइए, क्योंकि ये बीमारी कई बार बढ़ जाती है तो उससे पशु की जान भी जा सकती है। पशु चिकित्सक की सलाह पर ही इलाज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ देसी नुस्खे हैं जिन पे हम बाद में भी बात करेंगे। घरेलू तरीके से हम किस प्रकार से जो है इस बीमारी को नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं, हमें वो सब करना चाहिए। साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो मक्खी मच्छर जिनकी काटने की वजह से ये बीमारी फैलती है, उन मक्खी मच्छर को कंट्रोल करने का तरीका है सैनिटरी कंडीशन अपनाइए, हाइजीन बनाइए वहाँ पर, और जो भी दवाइयाँ जो इनको ख़त्म कर सकती हैं उनका इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह पर वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूवमेंट है, अपना मूवमेंट, अगर आप पशु के संपर्क में हैं तो अपना मूवमेंट किसी दूसरे डेयरी पालक के यहाँ, दूसरे किसी फार्म पर मत जाइए। अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करिए। जो पशु का दूध निकाल रहा है वो भी, उसके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखिए, वो ज़्यादा ना जाए, वहीं पर रहे जब तक पशु ठीक ना हो जाए। इसके अलावा पशु का मूवमेंट भी ना करें। आपने सोचा कि पशु बीमार है तो चलो इसको दूसरी जगह, दूसरे गांव में छोड़ के आ जाते हैं, बिल्कुल ना करें। ऐसे करने से बीमारी एक जगह से दूसरे स्थान पर फैलने का खतरा होता है। जी सर, जैसे बहुत सारे फार्म में देखा जाता है कि गाय भैंसों के साथ भेड़ और बकरियों भी होती है, तो ये बीमारी क्या उनमें भी फैल सकती है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं मिला कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है। एक्चुअली लंपी स्किन डिजीज़ वो केवल गाय और भैंसों की बीमारी है, चूँकि गोट और शीप पॉक्स वायरस भी लंपी स्किन डिजीज़ के वायरस से मिलते जुलते हैं, तो ये एक दूसरे को क्रॉस इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस वो शीप और गोट को अभी तक नेचुरली अफेक्ट नहीं करते पाया गया, तो इस तरह से कोई खतरा नहीं है। और सर मनुष्यों में इसको फैलने की? नहीं, मनुष्यों में ये बीमारी नहीं जा सकती। मनुष्य इसका कोई होस्ट नहीं है, मनुष्यों में बीमारी नहीं हो सकती। सर इसका टीकाकरण का क्या प्रोसेस है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस बीमारी को कंट्रोल करना है, आपके क्षेत्र में बीमारी आने वाली है, आपके अभी बीमारी नहीं आई है, आप सुन रहे हैं कि आप दूसरे एरिया में बीमारी आ चुकी है, तो आप अपने एरिया के अंदर आप पशु चिकित्सक के पास जाएं, और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके पास गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी। गोट पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। अपने सारे पशुओं को जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको गोट पॉक्स वैक्सीन लगवाइए। इसकी जो डोज़ होती है लगभग 1 ml की डोज़ होती है, और 4 महीने से ज़्यादा के जितने भी 4 महीने से ज़्यादा की उम्र के जितने भी पशु हैं सबको ये लगनी चाहिए वैक्सीन। और जितना जल्दी आप वैक्सीन लगवा लेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा आपको होने वाला है, आपके पशु को होने वाला है। इसके अलावा आप जो इतना अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आपके एरिया में जितने भी और पशुपालक हैं उनको आप सचेत करें, उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो अपने पशुओं में भी गोट पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वो आप ज़रूर लगवा लीजिए। इस तरह की जो अवेयरनेस है वो एक दूसरे को दें, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बात करके, कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन करके, कुछ भी करके इस बीमारी को अगर कंट्रोल करना है तो वैक्सीनेशन ही इसका सबसे उत्तम उपाय है। सर एक आखिरी सवाल कि अगर इस बीमारी से किसी पशु की मृत्यु हो जाती तो हमें क्या, एक किसी पशुपालक को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जब किसी ऐसे पशु को जिसको LSD हुआ था, लंपी स्किन डिजीज़ हुआ था, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारा मीडिया में या न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा कि मरने के बाद जो है पशुओं को आसपास के एरिया में फेंक दिया जाता है, गांव में फेंक दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बीमारी जो पशु है वो उसमें बनी रहती है। पशु की जो गांठें होती है ना, गांठों में जो पस बना रहता है उसके अंदर ये 35 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर हम पशु को मार भी दें, पशु मर जाए और उसकी स्किन निकाल भी लें, तो स्किन सुखा भी लें, तो 18 दिन तक उसकी स्किन में वायरस बना रहता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा करना कितना घातक हो सकता है। हम मौका दे रहे हैं कि उस मृत पशु से भी अगर उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे वो उसको काटेंगे, और वहाँ से वो मक्खी मच्छर इन्फेक्शन लेके आएंगे, और निश्चित रूप से किसी स्वस्थ पशु को अगर वो काटेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं को भी लग सकती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको अगर लगता है कि पशु की मृत्यु हो गई है
तो आप उसको डीप बरियल करिए, गड्ढा बनाकर, गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल दीजिए और उसको मिट्टी से दबा दीजिए, ताकि ये बीमारी दूसरे पशु को इफेक्ट ना कर पाए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार ने भी यही लिखा कि डीप बरियल करके पशु का डिस्पोजल करें, तो आप भी ऐसा करें। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अगर पशु में ये बीमारी आ जाए तो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बोला कि आप सबसे पहले पशु चिकित्सक के पास जाएं, उनको बताएं कि आपके यहाँ इस तरह के जो है सिम्टम पशुओं में आने शुरू हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो है पशु चिकित्सक और उनकी टीम जो है आपके पास आकर इसका इलाज करे। शुरुआती इलाज के लिए अगर हो सकता है कि आपके आसपास के एरिया में पशु चिकित्सक की उपलब्धता ना हो, है तो दूर है, तो आप जो है कुछ घरेलू उपाय भी इसमें कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि जैसे 10 पत्ती आपने बीटल लीव्स ले ली। बीटल लीव जो सुपारी होता है, सुपारी की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी लीव्स ले लीजिए, पत्तियाँ ले लीजिए 10, और उसको 10 ग्राम नमक और 10 ग्राम काली मिर्च इसमें आप जो है मिक्स कर लीजिए आपस में, और उसके बाद उसको गुड़ के साथ ये डोज़ बना लीजिए। ये एक डोज़ बताइए मैंने। तो आप क्या करेंगे, पहले दिन अगर आपको लगता है कि आपके पशु में बीमारी आ चुकी है तो पहले दिन आप हर 3-3 घंटे पे एक डोज़ देंगे। उसके बाद दूसरे दिन से आप क्या करेंगे कि आप दिन में 3 बार आप ये डोज देंगे और लगभग 2 वीक तक लगातार डोज देंगे। तो इसको देने से क्या होगा कि पशु के अंदर एक इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता वो पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार से आप जो है इलाज कर सकते हैं घर में। दूसरा तरीका ये है कि जो गांठें बन जाती हैं, फट जाती हैं, घाव बन जाते हैं, तो उसके बचने के लिए क्या इलाज हो सकता है? तो उसके लिए जो है एक इंडियन कॉपर लीफ आती है, आप एक मुट्ठी वो ले लें। इसके अलावा एक मुट्ठी मेहंदी की पत्तियां ले लें। एक मुट्ठी आप नीम की पत्तियां ले लीजिए। 20 से 25 ग्राम आप जो है हल्दी ले लीजिए, और 500 ml आप लगभग कोकोनट जो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, आप वो ले लीजिए। इन सबको आप एक देंगे, और 2 इसमें गांठें आप उसकी डाल सकते हैं, लहसुन की डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसको बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद इसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद ये जो लेप बनता है, इस लेप को आप जो है पशु के शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। इसमें नीम की पत्तियां भी आप मिला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। कई बार क्या होता है कि घाव में मक्खी बैठती है और अंडे देती है, मैगट वुंड वहाँ पे बन जाता है, तो बाज़ार में बहुत सारे स्प्रे आते हैं, हर्बल स्प्रे आते हैं। इसका वो आता है, उसका क्रीम आती हैं, जैसे हीमैक्स हो गया, टीबर्ग हो गया, है ना, स्किन हील हो गया, इस तरह के कई सारे स्प्रे हैं। तो वो क्रीम या स्प्रे आप जो है घाव पे लगा सकते हैं। पोविडिन आयोडीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो फिटकरी 1 बाल्टी पानी में अगर आप मिक्स कर दें और उसको पशु के शरीर के ऊपर डालें, तो जो पशु के शरीर पे जो गांठें बनी हुई हैं उनमें से अगर खून का रिसाव होता है तो वो रुक जाता है। एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर ही आकर देंगे। उसमें बुखार की दवाई इम्पोर्टेंट है, पेन की दवाई इम्पोर्टेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, मल्टीविटामिन इम्पोर्टेंट है, लीवर टॉनिक इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें, विटामिन सी का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी भरसक उपाय हो सकते हैं वो सब इलाज के दौरान किए जा सकते हैं। अगर मैस्टाइटिस डेवलप हो गई है, सनेला डेवलप हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उसको रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। डायरिया है तो डायरिया की दवाई देनी पड़ेगी, और तेज़ बुखार अगर बढ़ता जा रहा है तो आपको फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप पशु चिकित्सक की सलाह पर ही करें। ठीक है। इस प्रकार जो है इसका इलाज वो किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। मैंने कोशिश की है कि आपके छोटे छोटे सवाल जो पशुपालक भाई बार बार फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं, मैंने उन सारे सवालों का समावेश करके आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकर होगी, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। हम आपके लिए सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।